Okay, let's do the next concept, that is money measurement concept. Sir, what is the meaning of a money measurement? First of all, we have to know that. Okay, कि मनी मेजरमेंट का मीनिंग क्या होता है। मनी मेजरमेंट जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि मैंने मनी को मेजर करना है। मनी भी मनी मनी से मेजर करना है, ठीक है। गुड मॉर्निंग हरलीन। ओके, मनी से मेजर करना है, उसी को क्या कहते हैं हम, उसी को मनी मेजरमेंट कहा जाता है यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे क्या है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ये कंसेप्ट ऐसा कुछ कहता है, ये कंसेप्ट ऐसा कुछ कहता है, सिर्फ वही ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड की जाएंगी जो कि हम मनी से मेजर कर सकते हैं। जिसे मनी से मेजर नहीं किया जा सकता सर, वो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर नहीं सकते। वो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कभी भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे जिसे मनी से मेजर नहीं किया जा सकता। अभी मैं इसे लाइन टू लाइन रीड आउट करवाता हूं एंड आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैंने एक समराइज वे में बता दिया, सिर्फ वही ट्रांजैक्शन जो कि मनी से मेजर की जा सकती हैं वही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होंगी, एंड रेस्ट ऑफ ऑल कोई भी ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगी जिसको मैं मनी से मेजर नहीं कर सकता। ओके, होपफुली यहां तक आपको समझ में आ गया होगा सभी को। एंड चलिए लेट्स मूव ऑन फर्दर। ओके, देखिए क्या है यहाँ पे, द मनी मेजरमेंट कंसेप्ट इज एन अकाउंटिंग कंसेप्ट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट अ बिजनेस शुड रिकॉर्ड ओनली सच अकरिंग ट्रांजैक्शन, ओनली सच अकरिंग ट्रांजैक्शन। कौन सी ट्रांजैक्शन सर? कौन सी ट्रांजैक्शन? एंड events which may have the capacity of being measured in term of monetary terms, जिसे मनी में मेजर किया जा सकता है, that is at a transaction price which is equivalent to cash inflow in a terms of money, in a terms of money measurable in the currency unit used for that particular country to provide quantitative information rather than qualitative information। हर एक वो ट्रांजैक्शन जो कि मनी से मेजर हो सकती है, हमारी करेंसी लाइक इंडियन करेंसी में मेजर हो सकती है, उसी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। ओके, अभी आपने एक बात सुनी होगी, एक बात क्या है सर? एम्प्लॉइज आर आल्सो अ एसेट। जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, हमारे अंडर काम करते हैं, वो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एसेट हैं, ये माना जाता है। बट कभी भी एम्प्लॉइज को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। कभी देखा है बैलेंस शीट में कि हमने क्या किया है, एम्प्लॉइज लिखा है एम्प्लॉइज इतने के? नहीं, कभी भी हम बैलेंस शीट में एम्प्लॉइज को मेंशन नहीं करते। क्योंकि मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग वो ट्रांजैक्शन लाइक एम्प्लॉइज जिसे हम मनी में मेजर नहीं कर सकते कि कितने का एसेट है सर। मैंने माना कि एम्प्लॉइज मेरा एसेट है, बट कितने का एसेट है, कैसे मेरे को मालूम पड़ेगा कि कितने का एसेट है? मैंने कोई बाय थोड़े किए हैं, मैं तो सिर्फ और सिर्फ सैलरी देता हूं मंथली या जितना भी है, बट मैं उसे एसेट की वैल्यूएशन कैसे करूंगा? तो मैं मनी में मेजर नहीं कर सकता। इसी वजह से एम्प्लॉइज को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ठीक है, मैं एक दो लाइन और यहाँ पे करवा देता हूँ। द मनी मेजरमेंट कंसेप्ट विच इज ऑल्सो नोन एज अ मेजरबिलिटी कंसेप्ट states that during accounting for all the event and transaction, one should understand whether any event is capable of being recorded in a monetary terms in which are capable of being priced or measured in a money value। ठीक है, जो ये लाइंस हैं बार बार वही अगेन अगेन वही रिपीट हुई जा रही हैं कि मनी में मेजर कर सकते हैं तो रिकॉर्ड करो, नहीं तो नहीं करना है हमने। ओके, होपफुली मेरे को एक बार बता दो कि समझ में आया यहाँ तक या नहीं। What is the meaning of accounting period concept? Next is accounting period concept। अभी अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या है सर? क्या कहता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट? कि हमारा अकाउंट्स पार्ट्स में डिवाइड कर दो।
हमारा अकाउंट्स पार्ट्स में डिवाइड कर दो ताकि मैं एक पार्ट को दूसरे पार्ट से मेजर कर सकूं। सर ये पार्ट्स क्या है? ईयर। हमारा कोई ईयर तो होना चाहिए, हमारा कोई पीरियड तो होना चाहिए काउंटिंग करने का। अगर पीरियड नहीं होगा सर, ये कैसे मालूम पड़ेगा कि कितने टाइम की हमने अकाउंटिंग करनी है? कभी हम 3 मंथ्स की अकाउंटिंग करेंगे, कभी हम 4 मंथ्स की करेंगे, कभी 6 मंथ्स की करेंगे, अगर कोई पीरियड नहीं होगा। सो हमने क्या करना है सर? हमने क्या करना है, हमारा जो टाइम पीरियड है बिजनेस करने का, मेन फुल जो लाइफ टाइम जितना भी बिजनेस किया हमने उसको पार्ट्स में तोड़ देना है। एंड एक पार्ट को, जो भी हमने पार्ट्स में तोड़ा, लाइक 1 ईयर जनरली हम देखते हैं, उसी को हम अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। दैट इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अभी आपको मालूम पड़ा होगा कि हम सिर्फ और सिर्फ इसी के बीच में ही क्यों अकाउंटिंग करते हैं। बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट ये कहता है कि पार्ट्स में ईयर, जो हमारा लाइफ है बिजनेस की, जिस पीरियड में अकाउंट्स करते हैं उस पीरियड को पार्ट्स में तोड़ दो। एंड देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, दिस कंसेप्ट हेल्प इन एस्टिमेटिंग द प्रॉफिट्स एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। इफ देयर आर अ डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड, कभी 3 मंथ्स का हुआ सर, कभी 4 मंथ्स का, कभी 5 मंथ्स का, कभी 6 मंथ्स की अकाउंटिंग की, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? अकाउंटिंग पीरियड देन वेरियस प्रॉब्लम कैन अराइज लाइक इन कैलकुलेशन ऑफ अ प्रॉफिट। कंपेयर नहीं कर सकते सर, क्योंकि एक पीरियड है 3 मंथ्स का जिसमें मैंने अकाउंटिंग की है, दूसरा पीरियड में मैंने 4 मंथ्स की अकाउंटिंग की है। वो 4 मंथ्स का पीरियड 3 मंथ से कैसे कंपेयर हो सकता है सर? अगर टाइम पीरियड सेम होगा तभी कंपेयर हो पाएगा, अदरवाइज वी कांट कंपेयर द वन पीरियड विद अनदर पीरियड। दैट्स द अकाउंट ऑफ वन पीरियड विद अनदर पीरियड हम कभी भी कंपेयर नहीं कर पाएंगे। ओके, कंपेरेबिलिटी ऑफ अ वेरियस इनकम एंड एक्सपेंसेस। Thus, to study the result of a business, the life of a business is divided into short period of a equal length. Each such period is known as accounting period. हर एक वो पीरियड जिसमें हम अकाउंटिंग करते हैं उसी को अकाउंटिंग पीरियड कहा जाता है। यूजर्स ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, especially the management and bank, require information of the accounts at an regular interval so that decision can be taken at a appropriate time। सर जो भी मेरे को लोन प्रोवाइड करता है, जो भी मेरे को लोन प्रोवाइड करता है उसको, जैसे बैंक से मैंने लोन लिया, उसको सर एक पर्टिकुलर पीरियड की स्टेटमेंट चाहिए होती है कि बिजनेस प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है। अगर उसे स्टेटमेंट नहीं मिली तो उसे कैसे मालूम पड़ेगा कि बिजनेस कहाँ पे जा रहा है, लॉस में? क्या वो मेरा लोन रिफंड कर पाएंगे या नहीं? ये तो सर पता ही नहीं लगेगा अगर उनके पास स्टेटमेंट नहीं पहुंची जो कि एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड की होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी दैट हैव यू अंडरस्टूड इट और नॉट? फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या है कि हर एक जो कंपनी है उसको हर एक मटेरियल ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज करनी पड़ती है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मेन मोटिव क्या है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कोई भी ट्रांजैक्शन हुई एंड वो मटेरियल है एंड सिग्निफिकेंट है, वो एक कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं की। किसमें डिस्क्लोज नहीं की? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज नहीं की। अगर ऐसा हुआ तो एक जो यूजर है, लाइक बैंक क्या करता है? बैंक हमेशा उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेता है, ठीक है ना, किसकी? बिजनेस की। तो अगर बिजनेस की उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ली, उसमें कोई मटेरियल ट्रांजैक्शन रह गई बाई चांस, उसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हो पाई, तो बैंक तो समझेगा कि ये तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट में जा रहा है बिजनेस, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन बिजनेस ने जानबूझकर शो नहीं की ताकि उसका जो कंपनी है वो लॉस में ना जाए। ठीक है, तो इसी वजह से ये फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल आया। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल इज द अकाउंटिंग प्रिंसिपल दैट रिक्वायर्ड एन एंटिटी टू डिस्क्लोज ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर रिलेटेड सिग्निफिकेशन। हर एक जो ट्रांजैक्शन है वो डिस्क्लोज करनी है। दिस इज टू इंश्योर दैट द यूजर ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट
does are not mislead by the lack of information. अगर इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है तो यूजर क्या करेगा, लाइक बैंक क्या करेगा, उसे मिसलीड करेगा। मिसलीड क्या कि हमारी कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन जो कि बहुत इंपैक्ट करती थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, वो कंपनी ने उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं डाली जानबूझकर। ओके, the idea behind the full disclosure principle is that manager might try not to disclose any information that could impair the entity financial। अगर ऐसा सर ये प्रिंसिपल नहीं होता तो मैनेजमेंट हर एक वो ट्रांजैक्शन जो कि उसके फाइनेंशियल पोजीशन को पुअर शो कर रही है उसे क्या करेगी, उसे डिस्क्लोज नहीं करेगी। बट बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल हर एक मैनेजमेंट को ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा, वो चाहे तो फाइनेंशियल पोजीशन के लिए गुड हो, फाइनेंशियल पोजीशन अगर पुअर भी शो करती हो तब भी वो ट्रांजैक्शन शो करनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल। ओके, कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट क्या है, that expense that are incurred in a accounting period should be matching with the revenue earned during that period। सर जो भी एक्सपेंसेस हैं, लाइक मैं यहां से यहां तक क्या कर रहा हूं, अकाउंटिंग कर रहा हूं, ये है हमारी 1 अप्रैल 2019 एंड इधर है हमारे पास 31 मार्च 2019। अभी इस पीरियड की मैंने अकाउंटिंग की तो मैं सर वही एक्सपेंस डालूंगा जो इसी पीरियड के हैं, एंड वही एक्सपेंस एंड वही इनकम डालूंगा जो कि इसी पीरियड के हैं। मीन जिस पीरियड के मैंने एक्सपेंस डाले उसी पीरियड की मैं इनकम डालूंगा। ऐसा नहीं होगा कि एक्सपेंस मैं डाल रहा हूं किसके सर, 1 अप्रैल 18 से 1 अप्रैल 18 से 1 अप्रैल 19 तक के इनकम मैं डाल रहा हूं 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 19। आप सभी ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, हम उसी में ऐसा ही करते हैं। हम एक्सपेंस एंड इनकम उसी पीरियड की डालते हैं, जिस पीरियड के मैंने एक्सपेंस डाले उसी पीरियड की इनकम डालेंगे, जिस पीरियड की इनकम डाली उसी पीरियड के एक्सपेंस डालेंगे। मेन दोनों सेम पीरियड के होंगे ताकि हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है ना, जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है वो कैलकुलेट हो पाए। ओके, क्या है यहाँ पे, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मैचिंग कंसेप्ट स्टेट दैट एक्सपेंसेस दैट आर इनकर्ड इन अ अकाउंटिंग पीरियड शुड बी मैचिंग विद द, किससे मैंने मैचिंग करनी है, रेवेन्यू अर्न्ड ड्यूरिंग द पीरियड। थस ऑल द एक्सपेंसेस फॉर दैट अकाउंटिंग पीरियड, उस पीरियड के सभी एक्सपेंसेस whether or not paid during that year, all revenue whether earned। सर एक्सपेंसेस पे किए चाहे नहीं किए, रेवेन्यू मेरे पास कैश में आया चाहे नहीं आया, मैंने कहा था ना हम अक्रूवल बेसिस पर अकाउंटिंग करते हैं कि हम एक्चुअली में पे किए नहीं देखते, मेरा अर्न हो गया ना, मेरे पास रेवेन्यू आना है ना, ये सर्टेन हो गया तभी मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। वेदर अर्नड और नॉट ड्यूरिंग द पीरियड शुड वी कंसीडर टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस। Hence depreciation of the current year is charged against the current year revenue। सर इन्होंने एग्जांपल दी है कि जो डेप्रिसिएशन है ना, जो इस साल की है वो इसी साल के प्रॉफिट में क्या डाली जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द प्रूडेंस कंसेप्ट। प्रूडेंस कंसेप्ट का मीनिंग क्या है कि अगर फ्यूचर में मेरे को दिखा कि फ्यूचर में लॉस हो सकता है, बहुत बड़ा लॉस होगा एक, एंड मैं उसे तभी के तभी रिकॉर्ड कर दूंगा। प्रूडेंस कंसेप्ट मींस, प्रूडेंस मतलब समझदारी वाला कंसेप्ट। समझदारी सर इसी में है कि अगर फ्यूचर में मेरे को लॉस दिखाना वो साथ के साथ रिकॉर्ड कर दो, बट फ्यूचर में कोई प्रॉफिट दिख रहा है वो तब तक नहीं रिकॉर्ड करना सर, वो प्रॉफिट हो ना जाए। मैं फिर बोल रहा हूं, फ्यूचर में कभी मेरे को लॉस दिखा तो वो तभी रिकॉर्ड कर दो जब मेरे को दिख रहा है, एंड अगर बाय चांस प्रॉफिट दिखाना, प्रॉफिट तभी ही रिकॉर्ड करना है जब वो एक्चुअली में रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ओके, चलो हम ऐसा समझ नहीं आया सर, एक बार मैं ऐसा करता हूं, लाइन टू लाइन आपको एक्सप्लेन करता हूं। अंडर द प्रूडेंस कंसेप्ट,
डू नॉट ओवर एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज, कभी भी जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया है उसको ओवर एस्टिमेट ना करो, और अंडर एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस, एक्सपेंस को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। ऑल्सो वन शुड बी conservative in recording the amount of a asset and not underestimate the liability. The result should be conservatively stated in a financial statement. Another way of looking at a prudence is to only record a revenue transaction और एन एसेट व्हेन इट इज सर्टन। कहते क्या कहते सर, एक रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, एक 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 एसेट ट्रांजैक्शन कब तभी ही रिकॉर्ड करनी है जब वो सर्टन हो जाए, जब वो हमें मालूम हो जाए कि हाँ बिल्कुल सर ये अभी तो आएगी ट्रांजैक्शन, ठीक है। एंड आगे आगे देखो आगे क्या लिखा है, रिकॉर्ड एन एक्सपेंस ट्रांजैक्शन और लायबिलिटी व्हेन इट इज प्रोबेबल। मेरे को प्रोबेबिलिटी है सर फ्यूचर में मेरे को लॉस, मेरी लायबिलिटी हो सकती है, वो आज ही रिकॉर्ड कर दो। ये बहुत पार्शियलिटी करता है प्रूडेंस कंसेप्ट एक्सपेंस एंड इनकम में। In addition, you would tend to delay the recognition of a revenue transaction or an asset until you are certain of it, whereas you would tend to record expense, आपने record expenses and liabilities तभी ही record कर देनी है as long as they are probable. Also regularly review assets to see if they have declined in value and liabilities to see if they have increased. In short, tendency under prudence concept is to either not to recognize profit or at least delay their recognition until the underlying transaction are more certain. सर एक हमने बात की थी, एक फाइनल अकाउंट में हम कंसेप्ट करते थे सर, वो कंसेप्ट क्या है, क्या कंसेप्ट करते थे, क्या कंसेप्ट करते थे कि हम क्या करते थे, क्लोजिंग स्टॉक है ना, जो किस में करते थे, क्लोजिंग स्टॉक सर उसी में किया जाता था नेट रियलाइजेबल वैल्यू और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। वो इसी प्रूडेंस कंसेप्ट की वजह से है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू लाइक है हमारे पास 150, मार्केट वैल्यू है हमारे पास 100। अभी सर किस में रिकॉर्ड करेंगे, 100 पे रिकॉर्ड करेंगे है ना, क्योंकि मेरा लॉस है सर, लॉस को पहले ही देख लिया कि मेरी मार्केट वैल्यू है 100 जबकि इसकी एनआरवी है नेट रियलाइजेबल वैल्यू दैट इज या कॉस्ट प्राइस, हम इसे कॉस्ट प्राइस कहेंगे, वैसे यहाँ पे इसे कॉस्ट प्राइस ही कर लीजिए, ठीक है। कॉस्ट प्राइस है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस है 150 एंड जो मार्केट वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है, कॉस्ट प्राइस 150, मार्केट प्राइस 100 है, तो सर मैं 100 पे रिकॉर्ड करूंगा क्योंकि मेरे को लॉस होता पहले से ही दिखाई दे रहा है। अभी सेकंड केस क्या है कि अगर मार्केट वैल्यू है यहाँ पे 200, कॉस्ट प्राइस है 150, तो मैं 150 पे ही रिकॉर्ड करूंगा क्योंकि प्रॉफिट को कंसीडर नहीं करना, अगर लॉस हुआ तो कंसीडर करना है। हाँ हाँ सर अभी समझ में आया, मैं फिर एक बार बता रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस 150, मार्केट वैल्यू 100, लॉस हो रहा है ना 50 रुपीज, तो आज ही जो कॉस्ट जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 100 पे वैल्यू करो। कॉस्ट प्राइस 150, मार्केट वैल्यू 200, प्रॉफिट हो रहा है ना, तो मैं प्रॉफिट को कंसीडर नहीं करूंगा क्योंकि प्रूडेंस कंसेप्ट ये कहता है कि लॉस एंड लायबिलिटीज या एक्सपेंस को कंसीडर करना है एंड प्रॉफिट एसेट को कंसीडर नहीं करना, तो इसी वजह से मैंने इसे 100 पे वैल्यू किया। तो बताओ मेरे को कि ये समझ में आया एक बार या नहीं, टेल मी। व्हाट इज अ मटेरियलिटी कंसेप्ट, मटेरियलिटी कंसेप्ट क्या कहता है हमें कि सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है जो कि मटेरियल है। अभी सर एग्जांपल दो इसकी, मैंने सपोज करो 5 रुपीज की क्या की 5 रुपए का एक्सपेंस किया जो कि टी का है, कोई कस्टमर आया मैंने उसे टी ऑफर कर दी, सर 5 रुपीज का एक कप था मेरी लोकेलिटी पे, तो मैंने 5 रुपए का खर्च कर दिया। मेरी कंपनी है सर बड़ी जिसमें करोड़ों की ट्रांजैक्शन होती है, कितनी ट्रांजैक्शन होती है, करोड़ की ट्रांजैक्शन होती है। अभी आप बताओ जिस कंपनी में करोड़ की ट्रांजैक्शन हो वो कंपनी में हम 5 रुपए ना डालें तो क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा, बताओ क्या कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इफेक्ट पड़ेगा, मेरे को आप बताओ। जिस कंपनी की करोड़ की ट्रांजैक्शन हो सर, एक 5 रुपए नहीं डाला तो उसने क्या इफेक्ट पड़ेगा कंपनी पे,
ठीक है ना। तो ये इमटेरियल हो गया सर, 5 रुपए क्या हो गया, इमटेरियल। अभी सर मटेरियल ट्रांजैक्शन कौन सी है, वो हर एक मटेरियल ट्रांजैक्शन लाइक करोड़ के, मगर थाउजेंड थाउजेंड लैक्स की ट्रांजैक्शन, थाउजेंड्स की लाइक 50,000 60,000, ये सर की क्या हो गया, मटेरियल ट्रांजैक्शन हो गई, क्योंकि एक बड़ी अमाउंट है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करेगी। ओके, बेशक हम ये ना डालें, क्या कहा गया है मटेरियल कंसेप्ट में, ये 5-10 रुपए की अगर आप ना भी डालो है ना तब भी चलेगा, बट मटेरियल ट्रांजैक्शन हमेशा डालनी ही डालनी है हमने, जो कि एक बड़ी अमाउंट की है। सर वो बड़ी अमाउंट क्या है, सर ये 5 रुपए भी बड़ी अमाउंट हो सकती है अगर मेरा बिजनेस ही 500 का है, 1000 का बिजनेस करता हूं रोज मैं, 500 1000 की सेल है, तो 500 से तो ये भी मान सकता हूं कि 5 रुपए भी बड़े हैं। वो कंपनी तो कंपनी डिपेंड करता है कि कौन सी ट्रांजैक्शन बड़ी है, कौन सी ट्रांजैक्शन छोटी है। तो छोटी ट्रांजैक्शन को सर नहीं डालेंगे, क्या है इसमें मैं रीड आउट भी कर देता हूं एक बार। द मटेरियलिटी कंसेप्ट स्टेट दैट, क्या स्टेट करता है, एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन बी इग्नोर्ड इफ द नेट इंपैक्ट ऑफ डूइंग सो हैज सच अ स्मॉल इम्पैक्ट on the financial statement that a reader of a financial statement would not be misled। वो 5 रुपए के कारण कोई भी यूजर है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मिसलीड नहीं होगा सर। अंडर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल गैप, you do not have to implement the provisions of a accounting standard if an item is immaterial। This definition does not provide definitive guidance in distinguish between the material information from immaterial information, so it is necessary to exercise judgment in deciding the transaction। सर ये जो मटेरियल कंसेप्ट है ये नहीं प्रोवाइड करता है कि कौन सी ट्रांजैक्शन मटेरियल है या कौन सी ट्रांजैक्शन इमटेरियल है। ये मेरी अपनी जजमेंट होगी कि करोड़ों का बिजनेस है सर, मेरा 5 रुपए की ट्रांजैक्शन क्या है, इमटेरियल है। एंड अगर करोड़ों का बिजनेस है, करोड़ का बिजनेस है, 1 लाख की ट्रांजैक्शन क्या है, मटेरियल है। वो मेरे अपने माइंड पे डिपेंड करता है कि मेरा बिजनेस कितना बड़ा है एंड उससे मैं जो ट्रांजैक्शन कर रहा हूं वो कितने रुपीस की है, उस पर डिपेंड करता है कि कौन सी ट्रांजैक्शन मटेरियल है, कौन सी ट्रांजैक्शन इमटेरियल है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, हैव यू अंडरस्टूड इट और नॉट। किसी को ना समझ में आया हो तो मेरे को बताओ, अदरवाइज आई एम मूविंग फर्दर, आई एम प्रोसीडिंग फर्दर। कॉस्ट कंसेप्ट क्या है सर, देखिए अभी यहाँ पे कॉस्ट कंसेप्ट मैं करवाने जा रहा हूं एंड देखते हैं कि कॉस्ट कंसेप्ट क्या है। अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कंसेप्ट, assets are recorded in the books of accounts at a price paid at to acquire it, and the cost is the basis of all the subsequent accounting of the asset। Assets are recorded at a cost at a time of a purchase, but it is systematically reduced in the value by charging a depreciation। But the cost concept is saying, like मैंने है ना एक मशीन परचेज की सर, परचेज की 100 की, हम पहले तो उसे 100 पर रिकॉर्ड करेंगे। सपोज करो 10% डेप्रिसिएशन है, अभी डेप्रिसिएशन चैप्टर आप सभी ने किया हो एंड देखो तो मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट ईयर पहले साल तो मैंने फर्स्ट ईयर में 100 रुपीज की रिकॉर्ड कर दी। सेकंड में कितनी होगी सर, अगर ये रिटर्न डाउन वैल्यू है सपोज करो तो ये 10 रुपीज इसमें से लेस हो जाएंगे 90 की, एंड फिर 90 की उसमें से 9 रुपीज लेस हो जाएंगे, जो कि 90 का 10% है 9 रुपीज, तो 81 की। तो ये कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि पहले साल जब मैंने परचेज की सर वो कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगी, एंड धीरे धीरे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, धीरे धीरे मैं आगे जैसे अकाउंटिंग करता जाऊंगा तो उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी बिकॉज ऑफ अ डेप्रिसिएशन, बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन की वजह से उसकी वैल्यू हमने डिक्रीज करते जाना है। द मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट में चेंज विद द पैसेज ऑफ अ टाइम, बट द अकाउंटिंग पर्पस फॉर द अकाउंटिंग पर्पस इट कंटिन्यू टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इट्स बुक वैल्यू। सर मार्केट वैल्यू नहीं देखनी हमने, उसकी मार्केट वैल्यू नहीं देखनी हमने डेप्रिसिएशन लगाकर बस रिकॉर्ड करते जाना है। ऐसा भी हो सकता है सर रियल वैल्यू उसकी 81 ना हो,
हमने तो 81 डाल दी सर 10% डेप्रिसिएशन लगाकर, बट रियल वैल्यू सपोज करो यहाँ पे 90 है, तो हम ये 90 नहीं रिकॉर्ड करेंगे, हम तो 81 ही रिकॉर्ड करेंगे, जो कि डेप्रिसिएशन लगाकर उसका आंसर आया है वही रिकॉर्ड किया जाएगा। 90 जो रुपीज है वो नहीं रिकॉर्ड किए जाएंगे सर, वो नहीं रिकॉर्ड किए जाएंगे। ओके, टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल दैट हैव यू अंडरस्टूड